नमस्कार। स्वागत है सभी का डायमंड एकेडमी पर। आज हम रेलवे एग्जाम्स की अपनी फिजिक्स सीरीज में सेट नंबर 11 को हल करेंगे। के अंतर्गत हम आज हीट टॉपिक के क्वेश्चन को लगाते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है, बताना है। जूल, कैलोरी, वाट, हर्ट्ज। का उत्तर हो जाएगा ए, जूल है। उत्तर नंबर ए, जूल। व्याख्या देख लेते हैं। ऊष्मा की एसआई इकाई जूल है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। प्लेटिना प्रतिरोध तापमापी सबसे सटीक किसके लिए मानी जाती है। प्लेटिना प्रतिरोध तापमापी के बारे में पूछा गया है। तो दाब के लिए, तापमान के लिए, लंबाई के लिए या ऊर्जा के लिए। का उत्तर तो होगा प्लेटिना प्रतिरोध तापमापी का उपयोग तापमान मापने में किया जाता है। ताकि अपन जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के तापमापी पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर बनाए जाते हैं। और ये प्लेटिना प्रतिरोध तापमापी प्रतिरोध के नियम पर बनाया गया है कि जब अपन विद्युत प्रतिरोध बढ़ाते हैं, तापमान अपन बढ़ाते हैं किसी भी तार का विद्युत प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। इस सिद्धांत पर यह प्लेटिना प्रतिरोध तापमापी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेटिना प्रतिरोध तापमापी सबसे सटीक तापमान मापन का यंत्र है। जल का असमान प्रसार किस तापमान पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। का उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का असमान प्रसार होता है। जल एक ऐसा द्रव है जो असमान प्रसार को दर्शाता है। अर्थात जब जल का तापमान बढ़ाया जाता है तो इसका घनत्व m भी होता है, वह बढ़ जाता है। क्योंकि तापमान बढ़ाने पर 0 से 4 डिग्री तक तापमान जल का आयतन घटता है तो घनत्व बढ़ जाता है। और उसके 4 डिग्री के ऊपर बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा। इस सामान्यतः द्रव इसी प्रकार के लक्षण दिखाते हैं कि तापमान बढ़ाने पर उनका आयतन बढ़ता है, लेकिन जल के लिए यह 0 से 4 डिग्री तक असमान प्रसारण दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केल्विन और फ़ारेनहाइट पैमाने अब बराबर होते हैं, बताना है। -273 केल्विन, -40 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर या 40 डिग्री सेल्सियस पर। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, -40 डिग्री सेल्सियस पर। दोनों का बराबर होते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है, बताना है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 33 डिग्री सेल्सियस, 112 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका उत्तर होगा 33 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक क्रूट में 36.9 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का तापमान, सामान्य तापमान। और अपन केल्विन में देखते हैं। केल्विन में 273 में जब अपन 37 जोड़ देंगे 37, तो यह आ जाएगा 310 डिग्री केल्विन।
मानव शरीर का समान तापमान केल्विन में 310 डिग्री होगा, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होगा और सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊष्मा के संचरण एकमात्र विधि जो निर्वात में संभव है। पूछा गया है कि निर्वात में ऊष्मा विधि के द्वारा संचरण होता है ऊष्मा का, तो विकिरण द्वारा होता है, चालन द्वारा होता है, संवहन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं। का उत्तर विकिरण द्वारा होता है निर्वात में। और ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है और संवहन द्वारा। द्रव गैसों में ऊष्मा का संचरण होता है, इसे अपन जानते हैं कि जल को उबालने पर संवहन द्वारा होता है। इसी प्रकार से वायु विकिरण संवहन की विधि द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माध्यम के बिना विकिरण ही संभव होता है, क्योंकि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक किसने खोजा था? बात यह बताना है ऊष्मा और कार्य में संबंध किसने बताया था? यांत्रिक तुल्यांक तो यही कार्य ही तो है, तो यह जूल ने बताया था, न्यूटन ने बताया था, बॉयल बताया था, थॉमसन ने बताया। तो इसका उत्तर जूल ने बताया था। करोगे, जूल ने बताया था। जूल ने ऊष्मा और कार्य में संबंध ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्मा गति का पहला नियम इससे संबंधित है? तो द्रव्यमान संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से, तापमान विस्तार से, ऊष्मा प्रवाह से। तो इसका उत्तर नंबर बी है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण से है ऊष्मा गति का पहला नियम, जो बताता है कि किसी भी निकाय में दी गई ऊष्मा दो कार्य करती है। निकाय में कोई ऊष्मा अपन देते हैं तो वो दो कार्य करती है। एक तो इसके अंदर की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा देगी, और दूसरा बाह्य कार्य कर सकती है। किसी भी अगर अपन निकाय को देंगे बाह्य कार्य कर सकती है, प्लस आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाएगी। यह ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस तापमापी में स्थिर आयतन गैस होती है, यह बताना है। गैस तापमापी में, पारा तापमापी में, प्लेटिना तापमापी में, या डिजिटल तापमापी में। तो के क्वेश्चन से ही स्थिर आयतन गैस होती है, इसी से स्पष्ट हो जाता है यह गैस तापमापी में होती है। तो नंबर ये ठीक हो गया। गैस तापी में हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है, जिसकी परास है -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री तक का तापमान अपन हाइड्रोजन गैस तापमापी से ज्ञात कर लेते हैं। और इससे अधिक तापमान को मापने के लिए, 500 से अधिक तापमान को मापने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। और -200 से कम तापमान के मापने के लिए हीलियम का यूज किया जाता है गैस के रूप में। फिर आयतन गैस तापमापी में अलग अलग प्रकार की गैसों का यूज किया जाता है अलग अलग प्रकार के तापमान मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टीफन का नियम किससे संबंधित है? स्टीफन के नियम विकिरण से संबंधित है, चालन से संबंधित है, संवहन से संबंधित है, या ताप से संबंधित है? स्टीफन का नियम विकिरण से संबंधित है।
लिख लेते हैं। यह ऊष्मा के विकिरण और तापमान पर निर्भर करता है। इसमें बताया गया है कि स्टीफन ने बताया है कि किसी भी वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण की दर ही उसी वस्तु के परमताप के चतुर्थ घात के बराबर होता है। उत्सर्जित जो ऊर्जा की दर है उस वस्तु के परमताप के चतुर्थ घात के बराबर होता है। यह स्टीफन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेल्सियस और केल्विन पैमाने का संबंध क्या है? तो केल्विन बराबर सेल्सियस डिग्री सेल्सियस प्लस 273, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इंटू 273, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस माइनस 273 डिग्री सेल्सियस बराबर 0 केल्विन। इसका उत्तर नंबर ये ठीक है। इसमें अपन अन्य पैमानों के मध्य संबंध भी देख लेते हैं। संबंध इस प्रकार से है t माइनस 0.5 इक्वल्स टू f माइनस T2/9 इक्वल्स टू r माइनस 0/4 इक्वल्स टू k माइनस 273/5 इधर पर पूछा गया था सेल्सियस और केल्विन में, तो इसका उत्तर ये रहा। ये इस प्रकार से आ जाएगा कि इसको यहाँ पर सेल्सियस है, यहाँ पर केल्विन है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273 हो जाएगा। केल्विन अपन को चाहिए तो उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो सेल्सियस प्लस 273 आ जाएगा, जो अपना उत्तर है वाले क्वेश्चन का। और ये पैमाने हैं तापमान को मापने के। सेल्सियस में हिमांक 0 डिग्री मानते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस को मानते हैं, और भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस को मानते हैं, और इनके बीच को 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो बराबर भागों में बांट लेते हैं हम प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ये सेल्सियस का पैमाना है। और इसी प्रकार से फ़ारेनहाइट पैमाना भी है, जिसमें हिमांक को फ़ारेनहाइट पैमाने में 36 फ़ारेनहाइट मानते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, और भाप बिंदु को 80 डिग्री फ़ारेनहाइट मानते हैं। और अपन ने पहले भी क्वेश्चन लगा चुके हैं -40 डिग्री सेल्सियस पर -40 पर दोनों के बराबर हो जाते हैं। -40 डिग्री पर दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर हो जाते हैं। और इसको भी 32 फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को भी बराबर से भागों में बांट लेंगे, प्रत्येक भाग को 1 फ़ारेनहाइट बोल देंगे। एक और पैमाना होता है वो अपन र्यूमर पैमाना बोलते हैं। और र्यूमर पैमाने में हिमांक बिंदु को 0 ही मानते हैं, कि सेल्सियस में मानते हैं, और भाप बिंदु को इसमें मानते हैं। सॉरी हो गया, वस्तु गलत हो गया। फ़ारेनहाइट 180 मानते हैं, र्यूमर में 80 मानते हैं, दोनों के बीच को डिवाइड कर लेते हैं इसको 180, और र्यूमर वाले में
ये र्यूमर है, तो ये फ़ारेनहाइट है, और एक और केल्विन पैमाना होता है केल्विन, चूँकि अपन देखते हैं इसको, इसमें क्रमांक बिंदु 273 केल्विन माना जाता है, और भाप बिंदु इसमें से 100 जोड़ देंगे, 373 केल्विन हो जाएगा। तो इसे अपन अन्य क्वेश्चनों को भी इससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊष्मा किस विधि से ऊष्मा किस विधि से जाती है, मतलब संचरण किस विधि से ऊष्मा ऊष्मा का होता है, पहले ही बता चुके हैं। ऊष्मा चालन विधि से होता है, और गैस और द्रव में होता है संवहन विधि से, और निर्वात में अपर माध्यम नहीं है, माध्यम नहीं है, अपर विकर्ण विधि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चालन की ओर चलते हैं। तो पूछ गया है तरल और गैस में ऊष्मा किस विधि से जाती है, तो यही उत्तर अपन पहले भी देख चुके हैं कि संवहन विधि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार ऊष्मा स्थानांतरण किस अनुपात में होता है, तो तापांतर के अनुपात में होता है, ताप के अनुपात में, घनत्व में, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका तो ये है नहीं। और शीतलन से न्यूटन का शीतलन नियम तापांतर के अनुपात में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, अर्थात दो बंधीय वस्तुओं के बीच जितना ताप का अंतर होगा उसी उसी अनुसार उसके बीच ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। मान लीजिए ये वस्तु 25 डिग्री सेल्सियस पर रखी है और ये 30 डिग्री सेल्सियस पर है, तो अधिक तापमान से निम्न तापमान की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ, और दोनों के तापांतर के अनुपात में होगा। उत्तर नंबर हो गया तापांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज क्या होती है, क्लिनिकल थर्मामीटर को अपन डॉक्टर थर्मामीटर भी बोलते हैं, क्योंकि तो इसमें डॉक्टर इनका यूज करते हैं, क्लिनिक में यूज होते हैं, इसलिए इनको डॉक्टर क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। तो इसमें क्योंकि मानव शरीर का तापमान मापा जाता है, मापते हैं, तो मानव शरीर के तापमान की रेंज क्या है ये देख लेते हैं। मानव शरीर के तापमान की रेंज 33 से 42 डिग्री है, पहले भी देख चुके हैं। समान तापमान 33 डिग्री था फ़ारेनहाइट में, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था, केल्विन में 310 था केल्विन, ये बता चुके हैं अपन। इसका उत्तर नंबर ए हो जाएगा, 33 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि इसी दायरे में मानव का तापमान होता है, मानव शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा गति का द्वितीय नियम इससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए एंट्रोपी से है, ऊर्जा संबंधित है, वाष्पन से, या प्रवाह से। तो ऊष्मा गति का द्वितीय नियम तो एंट्रोपी से संबंधित है, और यह नियम द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रवाह होने की दिशा को बताते हैं, कि ऊष्मा किस दिशा में प्रवाहित होगी, प्रवाह की दिशा बताता है द्वितीय नियम। और इसमें केल्विन जी ने कहा था ऊष्मा का प्रवाह ऊष्मा का पूर्णतः कार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात अगर मान लीजिए कि एक 10 जूल ऊष्मा है, तो इसको पूर्णतः कार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, कुछ ऊष्मा हानि हो जाएगी, अर्थात अव्यवस्थित होती है ऊष्मा, मतलब कोई भी निकाय में अव्यवस्था बनती है, इसी को ही अपन एंट्रोपी बोलते हैं। और इसी द्वितीय नियम के लिए एक और कथन था, जो कि क्लासियस का था। क्लासियस का उन्होंने बताया था
कभी भी ऊष्मा उच्च तापमान निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर नहीं बह सकती जब तक भी उस पर अपन कोई कार्य ना करेंगे। एक क्लास ये चीज बताया था, तो इसका उत्तर हो गया एंट्रोपी। यहाँ पर दिया गया है द्वितीय नियम एंट्रोपी या अव्यवस्था में वृद्धि को बताता है। तो अव्यवस्था में वृद्धि एंट्रोपी कहलाती है। जैसे कि अपन देखते हैं कि अपन स्टडी के लिए अपनी क्लास टेबल को बहुत अच्छे से समाजित इसे सजा कर रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, लेकिन कुछ ही घंटे बाद अपन अन्य अन्य किताबों का यूज करते हैं एक दिन में ही, तो वो अव्यवस्थित हो जाती हैं। यही एंट्रोपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊष्मा की कैलोरी से जूल में रूपांतरण का मान क्या है? कैलोरी से जूल में रूपांतरण करना है। ऑप्शन नंबर 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, 1 कैलोरी बराबर 1 जूल, 1 कैलोरी बराबर 0.5 जूल या 1 कैलोरी बराबर 10 जूल। तो इसका उत्तर है ये है 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखना है क्वथनांक पर जल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर तो क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्वथनांक भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसमें अपन एक और तथ्य देख लेते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्योंकि वायु का घनत्व समुद्री स्तर से कम जाता है, तो यहाँ पर दाब कम जाता है। इस वजह से यहाँ पर खाना पकाना आसान नहीं होता, क्योंकि दाब यहाँ पर कम होता है, दाल नहीं पकती। अपन देखते हैं इसके लिए यहाँ पर प्रेशर कुकर का यूज किया जाता है। और प्रेशर कुकर में क्योंकि अपन देखते हैं प्रेशर कुकर में प्रेशर जब अपन इसका तापमान बढ़ाते हैं तो कुछ जल यहाँ पर वाष्प के रूप में ऊपर जब स्थिर हो जाता है, जिससे इस पर दाब बढ़ जाता है और इस वाले जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि सामान्यतः 100 होता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में कम जाता है। प्रेशर कुकर में यह अच्छे से खाना पकाया जा सकता है पहाड़ी इलाकों में। और एक और वो हमने पढ़ा है कि पर्वतारोहियों के नाक से खून भी आने लगता है जब ऊपर पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तो इसी वजह से दाब कम होने की वजह से वहाँ पर नाक से खून आने लगता है बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। परम शून्य ताप केल्विन में कितना होता है ये बताना है। तो 0 केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है, -273 केल्विन होता है या 100 केल्विन होता है। तो केल्विन में बताना है, तो इसका उत्तर तो हो जाएगा 0 केल्विन। ऑप्शन नंबर 1। परम शून्य ताप वह ताप होता है जो सैद्धांतिक रूप से वर्तमान में किसी वस्तु का किया जा सकता है। वो परम शून्य ताप है, इससे नीचे तापमान किसी वस्तु का नहीं बढ़ाया जा सकता। नीचे तो नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन ऊपर बढ़ाने की कोई सीमा नहीं है तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते। ऊष्मा संचरण माध्यम के बिना इस प्रक्रिया में होती है। ये तो शायद रिपीटेड हो गया है, विकिरण के कारण होते हैं माध्यम के बिना, बस घुमा दिया गया है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटिना तापमापी का मुख्य लाभ क्या है? तो उच्च सटीकता होती है, सस्ता होता है, ताप होता है, दाब होता है। का उत्तर नंबर 1 उच्च सटीकता के साथ प्लेटिना तापमापी ताप का मापन करता है। ये मुख्य लाभ यही है। इनकी ओर चलते हैं। ऊष्मा गति का तृतीय नियम इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 परम शून्य ताप से, द्वितीय अधिकतम ताप से, ऊर्जा से,
तो इसका उत्तर ये है, परम शून्य ताप से संबंधित है ऊष्मागति का तृतीय नियम। तृतीय नियम शून्य ताप की स्थिति को उल्लेखित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति सेल्सियस, 4 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति सेल्सियस, 2 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति सेल्सियस या 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति सेल्सियस। तो का उत्तर तो नंबर ए 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति सेल्सियस होता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी द्रव की वस्तु के 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए 1 ग्राम वस्तु के 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा खर्च होती है कैलोरी में, वह विशिष्ट ऊष्मा होती है। और जल के लिए इसका मान ये होता है जो कि उच्च है। और जिस भी पदार्थ में विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है वह अधिक समय तक ऊष्मा को ग्रहण रखता है, अर्थात वो जल्दी ठंडा या गर्म नहीं होता। इसी कारण से जल का उपयोग कूलिंग में करते हैं, वो ऊष्मा संचयन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसमें देख लेते हैं कि और भी पदार्थों के विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। तो इसमें शीशे का देख लेते हैं। शीशे का 0.03 केल्विन प्रति किलो प्रति डिग्री सेल्सियस होगा। कार्बन का 0.7 केल्विन प्रति ग्राम प्रति सेल्सियस होगा। इसी प्रकार से बालू यानी कि रेत का कितना होता है? 0.20 होता है, 0.2। और एल्यूमिनियम का 0.21 होता है। और इसी प्रकार से बर्फ का देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है बर्फ का, क्योंकि बर्फ जल का ही ठोस रूप है। इसका 0.5 केल्विन प्रति केजी प्रति सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गुप्त ऊष्मा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो गलन से, वाष्पन से, संघनन से। इसका उत्तर या सभी से। इसका उत्तर नंबर डी सही है। गुप्त ऊष्मा सभी में मिलती है। गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करती है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में बदलना है। तो जो ऊष्मा जरूरत पड़ेगी तो वो गुप्त ऊष्मा होती है, या न्यूनतम ऊष्मा होती है। पदार्थ के लिए गुप्त, जल के लिए गुप्त ऊष्मा, जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। कैलोरी प्रति ग्राम 540। इसी वजह से अगर वाष्पन के लिए है, वाष्प तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल, और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाष्प लें, अपन देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस का पानी के द्वारा अगर अपन हाथ इसमें गति होती है तो वो वाष्प की भाप की अपेक्षा कम होती है। भाप में 100 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा जलता है, क्योंकि उसमें 540 कैलोरी प्रति ग्राम की दर से गुप्त ऊष्मा अधिक हो जाती है। इसी वजह से वाष्प में अधिक भाप जलता है जल की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टीफन का नियम किससे संबंधित है? पहले भी देख चुके हैं शायद, तो एक्सप्लेनेशन में देख चुके थे। विकर्ण से संबंधित स्टीफन का नियम। आज की अपन की क्लास दोस्तों 25 क्वेश्चन के साथ, इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ पूरी होती है। इसी प्रकार के कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
यूट्यूब में हमारे कंटेंट को एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए लाइक शेयर और कमेंट करें दोस्तों। सभी का धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए।